दोस्तों, तो आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक और वो टॉपिक है आज हमारा ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन चलिए शुरू करते देखते हैं क्या है। ट्रांसलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड। यानी ट्रांसलेशन में क्या होगा, जो एमिनो एसिड था उस एमिनो एसिड का पॉलीमराइजेशन होगा। इट मीन्स एक एमिनो एसिड फिर उसके बाद इस तरीके से सीरियल से एमिनो एसिड जुड़ता चला जाएगा। क्लियर बा? तो देखिए, एमिनो एसिड का मतलब है, आपको समझ में आ रहा होगा, एक तो है अमाइन और साथ में है एसिड। ठीक है, यानी कोई ऐसा एक ग्रुप होगा जिसमें अमाइन ग्रुप होगा, साथ में एसिड होगा। तो ये जो केमिकल स्ट्रक्चर है एमिनो एसिड, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसी वजह से हमने उस चीज़ को डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, तो आप सिंपली नाम याद रख लीजिए अकॉर्डिंग टू कोडॉन, बस वही बहुत बड़ी बात है। क्लियर हुआ? तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और उसके बाद ये जो पॉलीमराइजेशन होता है, यानी एक अमीनो एसिड के बाद दूसरा अमीनो एसिड, फिर उसके बाद ये जो अमीनो एसिड आपस में जुड़ रहा है, ठीक है, तो ये जुड़ता है एक पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू जुड़ता है? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। अब कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड आ गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, जैसे कि एक अमीनो एसिड है, ठीक है, तो इसके पास एसिड ग्रुप जरूर होगा। वो एसिड मतलब क्या होता है, ये हो गया आपका एसिड, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे वाले के पास क्या होगा, अमाइन ग्रुप होगा, है ना, NH2। अब इसके बाद फिर इधर कोई चेन होगा। तो ये अमाइन के साथ जो ये बॉन्ड बनता है ना, ये अमाइन का ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो बॉन्ड बनता है, इसी बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, यानी कि एक जो अमीनो एसिड होगा उसके कार्बोनिल वाले ग्रुप के साथ दूसरे वाले का अमाइड ग्रुप बॉन्ड बनाएगा, और इसी बॉन्ड के थ्रू ये जो सारे अमीनो एसिड होंगे ये आपस में जुड़े होंगे। ठीक, तो ये जो बॉन्ड बनता है इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मैं बता दिया हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि हाँ पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। अब एक्चुअली में जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ नहीं देखना है, ठीक है, इसीलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। The order of sequence of amino acids are defined by the sequence of bases in the mRNA। अब कह रहा है ये जो अमीनो एसिड, हमने कई तरीके 20 तरीके के अमीनो एसिड देखा है, तो अब ये जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा, सीरियल होगा, वो कौन सा होगा? तो ये जो सीरियल है वो डिसाइड कौन करेगा? जो हमारे पास mRNA है, कि जो mRNA के ऊपर जो कोडिंग होगा, अब उसी कोडिंग के अकॉर्डिंग tRNA आएगा। अब जो tRNA आएगा उसी के सीक्वेंस में एमिनो एसिड आएगा, और उसी के सीक्वेंस में सारे एमिनो एसिड आपस में बॉन्ड बनाता हुआ चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द सीरियल ऑफ एमिनो एसिड हमारे पास जो प्रोटीन होगा डिफरेंट टाइप के होंगे। क्लियर हुआ? द एमिनो एसिड्स आर जॉइंड बाय अ बॉन्ड विच इज़ नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। यानी जो एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ जॉइंट हुआ रहेगा, उस एट्रैक्शन को या उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, इट मीन्स जो अट्रैक्शन होगा एमिनो एसिड और एमिनो एसिड के बीच में, इसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए, देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ एमिनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड लिंक टू देयर कोऑर्डिनेट tRNA। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ATP के, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चार्जिंग ऑफ tRNA या फिर एमिनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। ठीक है, अब ये tRNA क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो फिर देखिए क्या कह रहा है, इफ़ टू सच चार्ज tRNAs आर ब्रॉट क्लोज एनफ द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम। ठीक है, कि अगर उनको हम जो दो चार्ज tRNA को अगर आपस में ले आए तो उनके बीच में क्या हो जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी उनका ये जो अमीनो एसिड है ये आपस में ज्वाइंट हो जाएगा। क्लियर हुआ? द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट वुड इन्हांस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब कह रहा है अगर कोई कैटलिस्ट आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड बन रहा है आपस में, ये बॉन्ड का बनने का जो स्पीड है वो तेज़ हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखिए एक बार डायग्राम, ये देखिए, ये अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड है, और इनके बीच में जो बॉन्ड, जो लाइन बना हुआ है, लाइन नाम की तो खैर कोई चीज़ होता नहीं है जिसको हम बोल सकते हैं अट्रैक्शन।
केमिस्ट्री में उस अट्रैक्शन को दिखाने के लिए हम एक लाइन यूज़ करते हैं और उस लाइन को हम नाम देते हैं बॉन्ड। ठीक है, तो अगर वही बॉन्ड अगर कार्बोनिल ग्रुप और अगर अमाइड ग्रुप के बीच में हो रहा है तो उसी बॉन्ड को हम नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और ये बॉन्ड कौन सा है, आयनिक है या कोवलेंट है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड है। क्लियर हुआ। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ना कि ट्रांसफ़र होता है। क्लियर हुआ। तो अब देखिए, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो ग्लाइसिन है तो इस ग्लाइसिन का फिर केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से हर एक का केमिकल स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से सिलेबस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है कि हम इसका केमिकल स्ट्रक्चर पढ़े और ये पर्टिकुलरली किस तरीके से ये सारे इनका जो अटैचमेंट हो रखा है या बॉन्ड बना है, किस तरीके से बॉन्ड बना है, तो वो चीज़ हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो इसलिए हम वो केमिस्ट्री वाला पोर्शन यहाँ पे नहीं देखेंगे, सिंपली हमें नाम देखना है। ठीक है, ये देखिए ये जो कोडिंग है, इस कोडिंग के अकॉर्डिंग टीआरएनए आएगा। अब टीआरएनए के अकॉर्डिंग ये अमीनो एसिड आएगा और अमीनो एसिड के अकॉर्डिंग देखिए ये सारे अमीनो एसिड आपस में बॉन्ड बनाता हुआ चला जा रहा है। तो फाइनली जो हमें इंतज़ार था ट्रांसलेशन, वो अब आ गया है। तो देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा ट्रांसलेशन के प्रोसेस को। ठीक है, तो देखिए समझिएगा, थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से, आप भी थोड़ा पेशेंस के साथ समझिएगा। तो देखिए ये जो नीचे वाली कोडिंग है, ये वाला ये हमारा एमआरएनए है जो कि हमारा बन के आया है डीएनए से। ठीक है, डीएनए की हेल्प से एमआरएनए बना है, तो ये वही एमआरएनए है। ठीक है, अब देखिए समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ये तो जो ऊपर सीरियल दे रखा है इधर का, तो मतलब पीछे की जो कोडिंग है इसका जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस वो बन चुका है। ठीक है, तो इधर पीछे का जो है ये सबका बन के ऊपर आपने जो चेन देखा है वो बन चुका है। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ से 3 स्टेप तक का देखेंगे, कहाँ से, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, और साथ में ये 3 और, क्योंकि ये 4 चीज़ें हमारे सामने है अभी। क्लियर हुआ। तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा UCC। ठीक है, यहाँ पे कोडिंग क्या है एमआरएनए पे, UCC। तो आप खुद सोचिए U के जो कॉम्प्लीमेंट्री क्या है A, तो ये हो गया A। ठीक है, फिर C का हो गया G और इस C का हो गया G। ठीक है, तो UCC के जो एमआरएनए पे कोडिंग है, इस कोडिंग के अकॉर्डिंग क्या आएगा, AGG आ गया। अब AGG के साथ में क्या चिपका रहता है, SER। देख लीजिएगा आप चार्ट पे SER होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले AGG आया, तो AGG के साथ जो SER था, ठीक है, वो चिपका हुआ था। फिर जैसे इसके बाद ये वाला आया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, UCC के बाद क्या है, GCA। क्या है, GCA। तो G का ऑपोजिट यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, C, और C का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया G और A का हो गया U। ठीक है, अब यहाँ तक का स्टेप तो ख़त्म हो गया। अब इसके लिए आया ये वाला टीआरएनए। ठीक है, ये टीआरएनए को बॉक्स बना के दिखाया हुआ है, ये एंटीकोडॉन वाला एंड खाली इसमें दिखा रखा है, और ऊपर ये रहा आपका जो एमिनो एसिड वाला एंड दिखा रखा है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिएगा। तो CAA के साथ आ गया CGU। ठीक है, तो CGU टीआरएनए के साथ क्या होता है, ALA, एलेनिन। अब देखिए ये जो SER इसके ऊपर था, ठीक है ना, किसके ऊपर था, जो AGG के ऊपर जो SER था, यहाँ से ऊपर से इसका बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड टूट के ये ALA के ऊपर जाके चिपक गया। ठीक है, फिर इसके बाद जो कोडॉन है वो क्या है, GUU है। क्या है, GUU। अब देखिए GUU के अकॉर्डिंग आ गया CAA। ठीक है, क्या आ गया, CAA। अब CAA टीआरएनए पे क्या होता है, VAL। ठीक है, वैलिन। अब देखिए अब यहाँ से जो ये बॉन्ड टूटेगा, क्लियर हुआ, तो देखिए ये वाला जो बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ये एलेनिन के ऊपर से, तो ये एरो से देखे दिखा रखा है, ये वाला बॉन्ड टूट के ये इसके ऊपर आके जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ऊपर हमारा चेन लंबा होता चला जाएगा। फिर इसके बाद इसके आगे वाला कोडॉन AAU। तो AAU के अकॉर्डिंग A का कॉम्प्लीमेंट्री U, फिर A का U और U का A। तो देखिए फिर उसके बाद ये वाला टीआरएनए यहाँ पे आएगा। ठीक है, एरो से देखे दिखा भी रखा है, तो ये वाला टीआरएनए आएगा।
तो देखिए ये वाला tRNA आ जाएगा, फिर यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड जाके यहाँ पे चिपक जाएगा, ठीक है। फिर इसके अकॉर्डिंग ये आगे यू यू यू, फिर इसके अकॉर्डिंग आएगा यू 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 के अकॉर्डिंग क्या आएगा ए, ठीक है, 3 बार ए वाला आएगा। फिर उसके बाद CUA। तो इस तरीके से सीरियल आता जाएगा और ऊपर ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो अमीनो एसिड है ये ऊपर ये लंबा होता चला जाएगा, ठीक है। फिर ये इसके ऊपर आएगा तो एक और ऐड हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर इसके ऊपर जाके ये यहाँ पे चिपक जाएगा, फिर अगला आएगा तो यहाँ से इसका टूटेगा, फिर जो आएगा उसका यहाँ tRNA के ऊपर से टूटेगा, फिर वो इस तरीके से प्रोसेस होता चला जाएगा। और यही प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। और इसके लिए हेल्प करते हैं कौन? राइबोसोम। कौन हेल्प करता है? राइबोसोम, ठीक है। कौन हेल्प करता है इसको? राइबोसोम। अब राइबोसोम के पास 2 यूनिट होता है, एक होता है लार्ज यूनिट और एक होता है स्मॉल यूनिट। ये ऊपर वाला आप देख पा रहे होंगे छोटा है और ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। द सेलुलर फैक्ट्री फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज द राइबोसोम। यानी राइबोसोम वो सेल का पार्ट है जो कि क्या करता है? प्रोटीन बनाने में मदद करता है, ठीक है। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल RNAs एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स इन इट्स इनएक्टिव स्टेट। देखिए राइबोसोम के अंदर क्या क्या होता है? स्ट्रक्चरल RNA और जो लगभग 80 तरीके के डिफरेंट प्रोटीन होते हैं जो, ठीक है, इनएक्टिव स्टेट। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, इन इट्स इनएक्टिव स्टेट इट एग्जिस्ट एज 2 सब यूनिट्स। तो इसके पास कितने यूनिट होंगे? 2 लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। व्हेन स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर्स एन mRNA, कि जो स्मॉल सब यूनिट है उसमें क्या जुड़ जाता है? mRNA। तो देखिए ये रहा स्मॉल सब यूनिट में क्या जुड़ गया? mRNA। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA टू प्रोटीन बिगिंस। और यहीं से ही प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कि जैसे ही राइबोसोम के साथ ही mRNA जुड़ जाएगा, बस यहीं से प्रोसेस बाकी बचा स्टार्ट हो जाएगा। देयर आर 2 साइट्स इन द लार्ज सब यूनिट फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड्स टू बाइंड and thus be close enough to each other for the formation of peptide bond, ठीक है। तो देखिए लार्ज वाले के पास 2 सब यूनिट होता है, ठीक है, जहाँ पे जो अमीनो एसिड बाइंड हो सकता है। क्लियर हुआ? 2 जगह पे। तो देखिए ये लार्ज के अंदर 2 जगह पे बाइंड हो रहा है, ठीक है। The ribosome also acts as catalyst for formation of peptide bond। और ये जो राइबोसोम है ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। इट मीन्स ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनने में हेल्प करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से पेप्टाइड बॉन्ड तेजी से बनेगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ए ट्रांसलेशन यूनिट इन mRNA इज द सीक्वेंस ऑफ RNA दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडोन, ठीक है। तो ट्रांसलेशन यूनिट होता है mRNA में, वो उसका जो स्टार्टिंग कोडोन क्या होता है? AUG। तो याद है ना AUG। और उसके बाद जो बंद हो जाता है वो किसके थ्रू होता है? स्टॉप कोडोन के थ्रू, ठीक है। तो mRNA में जो AUG होगा वहाँ से तो स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही स्टॉप कोडोन आ जाएगा वैसे ही वो रुक जाएगा, ठीक है। यानी इसको कंट्रोल कौन कौन करता है? AUG। और AUG से कहाँ तक बनेगा? जहाँ तक उसको स्टॉप कोडोन ना मिलेगा तब तक अमीनो एसिड बनता रहेगा। जैसे स्टॉप कोडोन आया अमीनो एसिड बनना बंद, ठीक। एन mRNA also has some additional sequences that are not translated and are referred to as untranslated region। कह रहा जो mRNA है इस mRNA के पास और भी सीक्वेंस होता है, ठीक है, कि जो अमीनो एसिड नहीं बनाता है। क्लियर हुआ? जो अमीनो एसिड नहीं बनाता। देखो कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक लोकेशन ही अमीनो एसिड बनाना शुरू कर दे। कुछ लोकेशन बनाता है, कुछ लोकेशन नहीं बनाता। तो जो नहीं बनाता है उस रीजन को बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, शॉर्ट में बोलते हैं UTR। द UTRs आर प्रेजेंट एट बोथ एंड्स
कौन कौन सा एंड है वो 5' एंड और 3' एंड, ठीक है, ये दोनों एंड में ही हो सकता है। अब वो किधर होगा, जैसे स्टार्ट कोडॉन है, स्टार्ट कोडॉन मतलब AUG से पहले पहले जो भी कोडॉन है वो क्या कहलाएगा, UTR, यानी अनट्रांसलेटेड रीजन। क्यों, क्योंकि AUG जब तक नहीं आएगा तब तक स्टार्ट ही नहीं होगा, यानी इधर से स्टार्ट ही नहीं होगा, यानी कि बेकार है। और इधर बीच में AUG के इधर आगे जो भी आएगा ये फिर बनाएगा, फिर लास्ट में जैसे ही आ जाएगा स्टॉप कोडॉन, और वो 3 कोडॉन था, तो स्टॉप कोडॉन जैसे ही आ जाएगा तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर आगे कोड नहीं हो पाएगा। तो यानी कि जो आगे वाला रीज़न है स्टॉप कोडन की, उसके आगे वाला रीज़न का भी नहीं बनता है, ठीक है। तो यही देखिए लिखा हुआ है 5' एंड, जिधर से स्टार्ट होता है बिफोर स्टार्ट, और उसके बाद इधर लिखा हुआ है आफ्टर स्टॉप कोडन, कि स्टॉप कोडन के बाद फिर नहीं बनता है, तो वो रीज़न कहलाता है UTR। दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। चलिए आगे वाला प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। द इनिशिएशन, द राइबोसोम बाइंड्स टू mRNA एट द स्टार्ट कोडॉन, यानी जो राइबोसोम है वो कहाँ बाइंड हो जाएगा, स्टार्ट कोडॉन पे, यानी AUG के साथ। दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय द इनिशिएटर tRNA, और इस चीज़ को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, कौन पहचानेगा, जो इनिशिएटर tRNA है वही पहचानेगा उसको, AUG के रीजन को, ठीक है। द राइबोसोम प्रोसीड्स टू द इलोंगेशन फेज ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, और उसके बाद जैसे AUG आ गया उसके बाद ये आगे इलोंगेशन यानी आगे बढ़ता रहेगा, लंबा होता चला जाएगा। ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड्स लिंक टू tRNA। तो इस फेज़ में क्या होता है कि जो भी एमिनो एसिड है वो एक दूसरे के साथ जुड़ता रहता है, ठीक है। सिक्वेंशली बाइंड टू द appropriate codon in the mRNA by forming complementary base pairs with the tRNA anticodon। तो वही जो भी बताया हूँ कि जो tRNA है वो tRNA अकॉर्डिंग टू mRNA बाइंड होता रहेगा, और साथ ही साथ एमिनो एसिड भी बाइंड होता रहेगा। क्लियर हुआ। द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन, और राइबोसोम आगे बढ़ता चला जाएगा एक कोडॉन से दूसरे कोडॉन mRNA पे, ठीक है, mRNA के अकॉर्डिंग। एमिनो एसिड्स आर एडेड 1 by 1, और एमिनो एसिड एक के बाद ऐड होता चला जाएगा। ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड, और वो क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाता चला जाएगा, ठीक है। और जैसा कि मतलब mRNA के अकॉर्डिंग बनाता चला जाएगा। एट द एंड रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडॉन, और उसके बाद जो स्टॉप कोडॉन आ जाएगा उसके ऊपर एक रिलीज फैक्टर बाइंड हो जाएगा, ठीक है, जो क्या कर देगा, उस जो एमिनो एसिड का जो पॉलीपेप्टाइड हो गया उसको रिलीज़ कर देगा। फिर उसके बाद टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन एंड रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम, और इस तरीके से जो बन जाएगा पूरा ट्रांसलेशन वाला है वो रिलीज़ हो जाएगा, और वही फाइनली हमारा क्या कहलाएगा, प्रोटीन। एक बार आप डायग्राम को भी समझ लीजिए, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए ये यहाँ से भी AUG नहीं आया, यानी कहीं ना कहीं ये बहुत पीछे से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जहाँ पे क्या था, AUG था, ठीक। तो ये जो स्मॉल यूनिट है ये AUG के यहाँ बाइंड हो गया, ठीक, और ये राइबोसोम आगे बढ़ता चला जाएगा, और इसी के साथ साथ जो हमारा है ये tRNA आता चला जाएगा, ठीक है, tRNA आता चला जाएगा, और ये एक के बाद अभी जो बताया था ये इसके ऊपर आ जाएगा, फिर ये आएगा, फिर यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ जुड़ेगा, और इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर फाइनली जैसे इसको लास्ट में कहीं पे स्टॉप कोडॉन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 3' एंड पे स्टॉप कोडॉन मिल जाएगा, तो यहाँ पे जाके ये रुक जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक फैक्टर जुड़ जाएगा, रिलीजिंग फैक्टर, जिसके बाद ये जो पूरा चेन है, ये पूरा चेन क्या हो जाएगा, ये पूरा चेन, ये जो भी ये पूरा चेन बनेगा ना लंबा सा, तो ये पूरा चेन क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, वही फाइनली क्या कहलाएगा, प्रोटीन। अब यही प्रोटीन फिर बॉडी में जाके फंक्शन करेगा। क्लियर हुआ। तो आई थिंक मैं आपको अच्छे समझा पाया हूँ। तो दोस्तों अगर समझ में आया हो तो हमें भी सपोर्ट कीजिए प्लीज़, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, ठीक है, क्योंकि आप लोग के एक लाइक करने से हम लोग का बहुत मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। ये केवल मेरी बात नहीं है, किसी भी यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ। कोई भी अगर वीडियो बनाता है वो बहुत मेहनत करता है, उसके बाद ही वीडियो बनता है, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करके हमें भी आगे बढ़ाते रहिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है आप लोग को मेरा मेहनत।
तो फिर तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ।